स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि ये आपको पता है कि हम पीरियोडिक टेबल अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। हमने पीरियोडिक टेबल का 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस 5 वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद से ये जो पार्ट 6 है वो चीज़ें समझ में आएगा। हमने कहाँ तक आपको बताया है, पार्ट 5 जो 5 था उसमें बताया था क्या, जो वर्ग होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वर्ग ग्रुप, उनकी क्या क्या मतलब गुण है, कैसे कैसे उसका स्टडी करना है, किस वर्ग का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हम जो पार्ट 5वां था, पार्ट 5, उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी हम पार्ट 4 में क्या पढ़े थे, ब्लॉक पढ़े थे और पीरियड, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो पढ़ लिए थे। और 5 में क्या पढ़ लिए हैं, ग्रुप को। जो वर्ग 6 है ना, ये आपको हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, ये शुरू कर रहे हैं आपको आवर्ती गुण, आवर्ती गुण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्या होता है, हमारे जो भी हम लोग का एग्ज़ाम होता है, आपका रेलवे हो गया या और भी एग्ज़ाम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है। किससे? आवर्ती जो गुण होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आखिर होता क्या है, इस बात को हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए, आपको हम एक बात बताए थे कि जो एलिमेंट होता है ना किसी भी ग्रुप का, उसमें कुछ मतलब अगर अप टू डाउन देखा जाए तो कुछ हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी उसका या तो क्या नाम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, कुछ समानता होता है। लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बदलती हैं। मतलब धात्विक गुण अगर मेटालिक करेक्टर हो सकता है कि बढ़ जाए या घट जाए, हो सकता है कि उसका क्या नाम है, एटम का साइज बढ़ जाए या घट जाए, हो सकता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाए या घट जाए, हो सकता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाए या घट सकता है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये 7 अराउंड 7 हम क्या करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कौन 7 का नाम आपको बताया, 7 प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और 7 को किस तरह पढ़ना है, एक तो ट्रेंड हमें देखना है किस तरह कि अगर हम ग्रुप में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे मतलब अप टू डाउन आते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं, तब हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसके जो भी कैरेक्टर हम 7 बताए। या अब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है पीरियोडिक टेबल में, तब हमें क्या कैरेक्टर मतलब उसका जो चेंज है, ट्रेंड है, वो देखने को मिलेगा। पीरियोडिक, इससे पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी। ये क्या होता है समझिए। जो एलिमेंट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, पता है आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ा चुके हैं कि उसको किस तरह सजाया गया है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, यानी बढ़ते परमाणु क्रमांक के बेस पे सजाया गया है। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक पे सजाएं तो होता क्या है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, साथ ही उसका जो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो भी चेंज होता है। लेकिन चेंज होने के बाद फिर क्या करता है, एक परमाणु क्रमांक ऐसा आएगा कि फिर वो रिपीट करता है, उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ाने से तो ये सब कुछ बढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए परमाणु क्रमांक बढ़ा रहे हैं तो चीज़ें बदल रही है, लेकिन एक ऐसा आगे परमाणु क्रमांक और आएगा ना, एटॉमिक नंबर, जिस पे पहला वाला कोई एलिमेंट का सब लगभग चीज़ें क्या करती है, सेम मिलने लगती है, उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे आप देखे ही होंगे, लिथियम कितना पे आता है, 3 पे, लेकिन लिथियम उसके बाद से लिखिए आपका इधर एलिमेंट लिखाता है, क्या नाम है, वर्ग 2 में, और वर्ग 2 का लास्ट वाला आपका एलिमेंट क्या आएगा, नियोन। उसके बाद से क्या आ जाता है इसमें, फिर सोडियम आ जाता है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसका कितना है, 11। तो इधर अगर हम बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो आपका मतलब चीज़ें, यहाँ तो मेटल थी, मेटल से धीरे धीरे चेंज होते होते किस में चली गई, नॉन मेटल की तरफ। लेकिन फिर एक परमाणु क्रमांक ऐसा आ गया 3 के बाद 11 कि फिर इसी के जैसा इसका क्या करने लगा, प्रॉपर्टीज मैच करने लगा। तो उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। यानी एक फिक्स्ड क्या नाम है, एटॉमिक जो नंबर है ना, उसके इंटरवल के बाद चीज़ें क्या करती हैं, रिपीट करती है, उसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे समझिए कि मतलब लेफ़्ट टू राइट जाए या टॉप टू बॉटम जाए तो कुछ चीज़ें क्या करती है, रिपीट होती है और चेंज होती है, उसी को हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब बात है कि ये जो मतलब हमें चेंज जो हो रहा है उसका रिपीट देखने को मिलता है, इसका मतलब रीज़न क्या है कि हम तो एटम का नंबर बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमें क्या मिल रहा है कि भाई जो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम मिल जा रहा है। तो रीजन है इसके पीछे क्या, आपको बताए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको हम कल ही पढ़ा चुके हैं कि किसी एक ग्रुप में ना
जितने उसके एलिमेंट आते हैं ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना कहीं किससे रिलेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो आप देखे होंगे कि वर्ग के सभी, एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट है सबका आपको क्या नाम है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये रिपीट करने का लॉजिक, मतलब रीजन अगर कल पूछ दे एग्जाम में कि क्या होता है तो आप यही याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो वैलेंसी भी क्या होती है, सेम ही होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकलती है। ये हम पार्ट जो 5 था वर्ग, उसमें सब कुछ बता चुके थे डिटेल के साथ। आज हमें क्या पढ़ना है, यही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये कितना सारा जो मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इतना जिससे हम बोल रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। 7 चीज़ें जनरली आती है। फर्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे एटॉमिक साइज, फिर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयनर विभव बोलते हैं। फिर आपको होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और फिर होगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और फिर आपका जो लास्ट वाला होगा वो होगा मतलब ऑक्साइड। ये 7 चीज़, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे बदलेगा, अप टॉप टू बॉटम आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है कि घटता है। आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे ये जो 7 कैरेक्टर बताए कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पे कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ये सब मतलब अब बताइए 14 याद रखना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन बढ़ जाएगा कोई घट जाता है। कभी पूछ देता है कि इस वर्ग में किसका एटम का साइज बड़ा होगा, किसका आयनन भी बहुत ज़्यादा होता है, किसका जो कौन तत्व है जो मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किस तत्व की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। ये सारा क्वेश्चन इसी अंदर आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इतना देर आपका समय बर्बाद करने के बाद स्टार्ट करते हैं हम जो हमको पढ़ाना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जिसमें से फर्स्ट हम क्या करेंगे, जितना बताया है ना, तो पहला हम पढ़ाएंगे, आपको पता है क्या पढ़ाएंगे, एटॉमिक साइज, यानी एटम साइज। क्या पढ़ाएंगे, एटॉमिक साइज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, परमाणु आकार। देखिए ये क्यों पढ़ाएंगे, ये जो क्लास होगा ना आज, इस क्लास में हम केवल एटॉमिक साइज को ही पढ़ाएंगे, और ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। और ये आप याद रखिए कि आपको हम शुरू में बताए थे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, साइज। तो ये जितना और 6 हम बताए हैं ना आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन विभव, ये सारा आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारा चीज़, ये कहीं ना कहीं रिलेट है किससे, एटॉमिक साइज से। तो अगर आप एटॉमिक साइज अच्छा से समझ लेते हैं तो वो जो 6 और प्रॉपर्टीज है ना उसको याद रखना एकदम मतलब चुटकी का सवाल है। तो हमको फोकस कहाँ रहना है, बस इस वीडियो पे। अगर ये अच्छा से समझ गए तो समझिए कि वो 6 मतलब कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यही रटने की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले आप रटे होंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, कभी एलिमेंट देकर पूछ देता है तो हो जाता है गड़बड़। तो यहाँ हमारा जो फोकस रहेगा ना, पहला हम पढ़ाएंगे एटॉमिक साइज, क्योंकि इसी से वो 6 डेवलप होते हैं। ये पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए, उसके बाद से वो 6 देखिएगा कितना आसानी से इसी से हम रिलेट करके याद करा देंगे। तो हमारा फोकस रहेगा एटॉमिक साइज पे कि इसको अच्छा से क्या करें हम समझ लें, बाकी वो 6 याद हो जाएंगे। तो आपको लेफ्ट टू राइट भी ट्रेंड देखना है कि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। तो हमारा फोकस आज का किस पे रहेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किसका, एटॉमिक साइज पे। देखिए एटॉमिक साइज, आपको एक चीज़ बताए थे हम कि जो एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ। एटॉमिक साइज यानी किसी चीज़ का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कन्फर्म है उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो साइज भी बड़ा होगा। यानी एटॉमिक साइज कब ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। यानी आयतन किसी एटम का ज़्यादा हुआ ना तो उसका साइज भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा जगह छेक रहा है तो साइज बड़ा हो गया। और वॉल्यूम आपको पता होगा, एक बात अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो एटम होता है ना उसको मतलब लगभग माना गया है राउंड, एग्जैक्टली तो राउंड नहीं होता है। एटम को क्या माना गया है, लगभग राउंड माना गया है। क्या माना गया है, राउंड। इसके बीच में जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये अगर एटॉमिक साइज डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे। और बताइए वॉल्यूम, ये स्फीयर मान ले, मतलब एक गोला मान ले, तो वॉल्यूम निकालने का, गोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 4/3 πr³। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है ना ये किस चीज़ पे डिपेंड है, तो बताइए ये दोनों तो कांस्टेंट है। यानी आप कोई भी वॉल्यूम निकालिए आपको 4/3 लिखना पड़ेगा और पाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा।
तो वॉल्यूम चेंज किसके मतलब चेंज होने से होता है, तो रेडियस जब चेंज होगा ना तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड है, रेडियस पे। किस बात पे डिपेंड है, रेडियस पे, यानी परमाणु त्रिज्या पे। तो ये जो वॉल्यूम है ना ये किस बात पे डिपेंड है, ये किसके, अब हम यहाँ लिखे तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के। किसके, रेडियस के। ये जो वॉल्यूम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना कि एक के बढ़ाने से दूसरों का हो जाए, बढ़ जाए। यानी एक कोई आप बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइज बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और आप रेडियस बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में, या वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तो रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है रेडियस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा रेडियस लीजिएगा, मान लीजिए इतना बड़ा कोई रेडियस ले लीजिए तो इसका जो सर्कल बनेगा ये बड़ा बनेगा, इतना छोटा लिए तो इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा लिए तो अंडा बन जाएगा। ठीक, तो ये रेडियस पे ही डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या होगा, जैसे वहाँ हम समझा दिए। तो बताइए एटॉमिक साइज वॉल्यूम पे, वॉल्यूम रेडियस पे, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर एटॉम का साइज ज़्यादा चाहिए ना तो आप उसका रेडियस क्या चाहिएगा कि ज़्यादा हो जाए। यानी एटॉमिक जो साइज है ये किस बात पे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। यानी जितना ज़्यादा उसका त्रिज्या, एटम का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, उतना ही बड़ा का उसका का साइज। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर रेडियस बढ़ा देना तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हमें कहीं ना कहीं एटम का साइज निकालने के लिए कहाँ फोकस रहना है, रेडियस पे। देखिए ये एक समझिए अच्छा से, बाकी 6 ना चुटकी का काम है याद करना। ठीक, और डिटेल के साथ आपको पता है कि हम पढ़ा रहे हैं पूरा, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, कि कोई भी चीज़ रटने वाली ना हो। आप और भी वीडियो पीरियोडिक टेबल का देखे होंगे, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो भरी पड़ी हैं। एक ये देख लीजिए और एक और कोई और देखिए, और उसका कंपेरिजन कीजिए कि चीज़ें आपको किस में ज़्यादा रटाया गया है और किस में ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाया गया है, और क्वेश्चन इससे सभी बनेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा खखोर क्वेश्चन पूछता है, तो उससे ज़्यादा खखोर का हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ तक समझा दिए कि भाई एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। लेकिन हमें रेडियस पे फोकस रहना है। अब रेडियस भाई किस पे ये होता है, एक बात बताइए। रेडियस जो आपका क्या नाम है, रेडियस कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर रेडियस हम एटम का निकालना चाहे ना तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारा क्या होता है कि केमिकल क्या नाम है, बॉन्ड बनाया जाता है, एलिमेंट को रिएक्शन कराया जाता है, फिर उनके बॉन्ड का लेंथ निकाला जाता है, या बहुत सारा वांडर वॉल, ये रेडियस, ये सब बहुत सारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ना है। मतलब बहुत सारा रूल पढ़ना कहाँ है, इंटर में। वहाँ तक तो हमें जाना नहीं है, हमारा जो एग्ज़ाम है 10 बेस्ड है। ठीक, वो सब इंटर और नीट का तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उतना डिटेल जाना। तो हम एटॉमिक जो साइज है ना, रेडियस, वो कैसे निकालेंगे ये सब नहीं बता रहे हैं। ठीक, इतना समझिए एटॉमिक साइज रेडियस पे डिपेंड करता है। लेकिन अब रेडियस होता क्या, आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए जनरली हम प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम खाली ना प्लस लिख रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे तो समझ जाइए कि इसमें प्रोटॉन है। कौन है, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। ये न्यूक्लियस है। इसके बाहर क्या होता है तो आप जानते होंगे, सेल होता है। ये 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, चलिए 3 बना रहे हैं। अगर यहाँ कोई हम एक और एटम बनाए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए इसमें क्या किए हम, सेल बना दिए 2, एक भाई एक भाई। ठीक, तो रेडियस क्या होता है, आपको बताए थे कि जो न्यूक्लियस का सेंटर है ना, यानी एटम का केंद्र, सेंटर, या न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल है, माने सबसे करिया वाला, मतलब लास्ट वाला, अरिया वाला सबसे, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, यानी सबसे लास्ट में कौन सेल है, वही वाला है ना, तो इससे और इसके बीच का जो दूरी होगा ना, वही क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये नहीं कि पहले ही सेल से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। हर एक एटम का पास आप पढ़े होंगे कि जितना आवर्त होता है उतना ही एटम का क्या होता है, कोष की संख्या होती है, सेल की संख्या होती है। तो किसी के पास 2 सेल है तो उसका भाई साइज छोटा होगा, किसी के पास 3 सेल, जैसे देखिए 2 सेल है ना, इसके पास 1 2 तो छोटा है, 3 सेल है ना, इसके पास क्या है, साइज थोड़ा इसका बड़ा है। अगर 4 सेल बनाए ना, 1 2 3 4, तो इसका साइज देखिए और बड़ा है। तो जितना, ठीक, यहाँ देखिए इसका रेडियस अगर हम निकालना चाहें ना तो क्या कहेंगे, हम चाहेंगे कि इसके सेंटर से, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका आउटर मोस्ट जो सेल है ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, यही क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। यानी जो एटम है उसके केंद्र से आउटर में सेल, माने सबसे लास्ट वाला सेल का क्या निकालिए दूरी। यहाँ इसका मान लीजिए सेंटर ये है तो यहाँ ये कर लीजिए, इसका ये आउटर मोस्ट सेल ये हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस ये कहलाएगा। इसका मान लीजिए यहाँ है, इसका आउटर मोस्ट सेल ये हुआ, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये आर कहलाएगा। सॉरी इधर तो कट रहा है,
ये कट रहा होगा, ठीक। इसको रुकिए, ये मान लीजिए यहाँ तक है और इसका यहाँ तक, तो ये रेडियस इसका ये होगा। तो देखिए हमें पता चल गया कि रेडियस कैसे निकलेगा। तो एटम के केंद्र से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो दूरी होता है ना, वही क्या नहीं होता है, एटम का त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। अब एक बात बताइए, ये रेडियस किस पे डिपेंड है भाई? हमने तो इतना चीज़ बताया कि कौन किस पे डिपेंड है। एटॉमिक साइज जो होता है रेडियस पे डिपेंड है। ये रेडियस किसी पे डिपेंड है? सोचिए, रेडियस डिपेंड है किस पे? देख रहे हैं, जब सेल अभी बढ़ा रहे हैं, माने सेल ढेर हो गया है तो रेडियस वो का हुआ है, बढ़ गया है। यहाँ सेल दुइयो को है तो रेडियस एकदम छोटा है। एगो करेंगे ना तो एकदम इतनी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एगो ये हो गया, ये इसका एगो रेडियस, इसका देख रहे हैं एटम का ये रेडियस कितना छोटा, एकदम छोटा हो गया। तो एक बात आप ध्यान कीजिए कि जैसे जैसे हम कोष का संख्या बढ़ा रहे हैं, यानी सेल का संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, मतलब सबसे लास्ट वाला, देखिए सेल, लास्ट वाला सेल से लेकर केंद्र के बीच का दूरी, वही रेडियस कहलाता है। यानी अगर आप क्या नाम है, कोष का संख्या बढ़ा दीजिएगा, क्या नाम है, कोष का संख्या बढ़ा रहे हैं यानी सेल की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक चीज़ हम यहाँ समझे, क्या समझे, बस एक वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी में दिक्कत नहीं होगा। कि जो भाई ये रेडियस था ना, ये कहीं ना कहीं किस बात पे डिपेंड है, तो ये डिपेंड है नंबर ऑफ, किस पे, नंबर ऑफ सेल पे। किस पे? नंबर ऑफ सेल, यानी कोष की संख्या पे। कोष की संख्या, जितना कोष की संख्या होगा उतना ही बड़ा का होगा रेडियस। तो ये दो तीन बात आप समझे। साइज डिपेंड किया वॉल्यूम पे, वॉल्यूम डिपेंड किया रेडियस पे, रेडियस भाई सब डिपेंड किए नंबर ऑफ सेल पे। तो अब हम क्या कहेंगे, हाई डिपेंड है इस पे, खुद डिपेंड है इस पे। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो साइज है ना कहीं किस पे डिपेंड होता है, तो नंबर ऑफ सेल पे। तो जो याद रखिए कि एटॉमिक साइज जो होता है ना किस बात पे डिपेंड करता है, किसके समानुपाती होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो नंबर ऑफ सेल के। क्या? नंबर ऑफ सेल के, यानी किसी एटम के एक में कितना सेल है, नंबर ऑफ सेल के। यानी अगर सेल ज़्यादा हो गया तो एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? तब हमें देखना है कि अगर सेल ज़्यादा हो गया तो एटम का साइज ज़्यादा हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है, मतलब एटॉमिक साइज निकालने के ना पहला दो गो चीज़ हम देखते हैं। पहला चीज़ यही देखेंगे, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि हम सेल पता कर लें कि किसी में ज़्यादा सेल तो उसका क्या नाम है, साइज ज़्यादा हो गया। ये चीज़ें समझ में आई? अब देखिए ये चीज़ तो भाई बता दी कि एटम का साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल पे। तो अब आप हमको बताइए, क्या बताइए, रेडियस। देखिए पूछता है कि रेडियस किस में निकलता है, तो याद रखिएगा जनरली क्या नाम है, पिकोमीटर में निकालते हैं एटम का रेडियस। एंगस्ट्रॉम में भी नापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर, और एक पिकोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर -12 मीटर। ठीक। एक क्वेश्चन भी पूछा है कि एटम का क्या नाम है, ये रेडियस पूछा था, एटम का नहीं, हाइड्रोजन का रेडियस पूछा था, 36 पिकोमीटर के आसपास होता है। ये हम नहीं बता रहे किस यूनिट में मेजर किया जाता है, याद है एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में। तो एटम का साइज नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड किया। अब हम बता रहे हैं कि अगर आप पहला ए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक साइज है यानी परमाणु का आकार है वो क्या होगा। तो आप बताइए, एक बात याद रखिएगा, एटॉमिक साइज किस पे, नंबर ऑफ सेल पे। एक बात बताइए, लिखे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे। हम फर्स्ट ही वर्ग को ले रहे हैं, तो पता है कि हाइड्रोजन को छोड़ दिए, वो नॉन मेटल है, मेटल वाला लिख रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कल बताया था ना, हलीना का रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये क्या है, वर्ग एक के तत्व हैं। अभी हम वर्ग में पढ़ा रहे हैं कि वर्ग में नीचे से ऊपर आने पे एक वर्ग को पढ़ लीजिए, सभी वर्ग में वही रूल अप्लाई होगा। यानी कोई वर्ग है, वर्ग एक के एलिमेंट, इसको ऊपर से नीचे गया था, क्या होगा, एटम का साइज नीचे लिखा ना, एटॉमिक साइज क्या होगा, आप एक बताइए ना। 21 आवर्त लिखिए यहाँ, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या। आपको पता है कि दूसरा आवर्त क्या है, क्योंकि पहला में तो हाइड्रोजन होता है, हाइलीना, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है, ये सातवां आवर्त है। तो
एक बात बताइए भाई, ये दूसरा आवर्त का संख्या है तो इसमें क्या नाम है? जब दूसरा आवर्त का संख्या है तो कोष यानी सेल का नंबर क्या होगा? सेल का नंबर ऑफ सेल कितना होंगे? यानी कोषों की संख्या क्या होगी? तो कोष का संख्या 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो जितना आवर्त का संख्या होता है उतना ही कोष की संख्या होती है। यानी दूसरा लिथियम दूसरा आवर्त का तत्व है तो इसमें 2 गो सेल होगा। कैसे होगा? तो लिथियम 3 पे आता है, सजाइएगा तो 2 1। ये चौथा आवर्त का तत्व है, इसमें 4 गो सेल होगा। कैसे? पोटेशियम कितना पे आता है? 19 पे। इसको लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 8 है। ये सब डिटेल से पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। देख रहे हैं चौथा 4 गो आवर्त। तो हम कह सकते हैं ना कि जो लिथियमवा होगा इसके पास कितना 2 गो सेल होगा, सॉरी हाँ 2 गो ना सेल होगा। लिथियम के पास कितना सेल? 2 गो सेल है। इसके पास 3 गो सेल होगा, 3 गो सेल। इसके पास 4 गो सेल होगा। तो सेल बढ़ रहा है तो अभी बताया कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो एटम का साइज भी क्या होता है? बड़ा हो जाता है। कन्फर्म है। 1 गो सेल है तो इतना छोटा, 2 गो सेल है तो इतना छोटा, 3 गो सेल है तो इतना छोटा, 4 गो सेल है तो इतना छोटा, नहीं सॉरी बड़ा हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर सेल की संख्या बढ़ेगा तो एटम का साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि सेल बढ़ेगा। सेल क्यों बढ़ेगा? आवर्त चेंज हो रहा है, पहला आवर्त का तत्व, दूसरा आवर्त का तत्व, तीसरा आवर्त का तत्व, तो उसका सेल का संख्या बढ़ रहा है। तो और रेडियस साइज किस पे डिपेंड करता है? सेल पे। तो इसमें 2 गो सेल होगा, इसमें 3 गो सेल होगा, इसमें 4 गो सेल, इसमें 5 गो, इसमें 6 गो, इसमें 7 गो। तो बढ़ेगा नहीं, सेल बढ़ रहा है यानी साइज बढ़ेगा। हम सब डिटेल से बता चुके हैं। तो याद रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या होती है भाई साहब? तो एटॉमिक साइज बढ़ती है यानी ये वाला सिंबल बढ़ती है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इन अ ग्रुप इफ यू कम्स टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक साइज ऑफ देयर एलिमेंट्स विल बी इंक्रीज। समझ में? तो ये चीज़ें आपको हो गया कि वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? देखिए इसको लिख के बता रहा है थोड़ा सा। पहले लिथियम का सबका ही क्या है? लिथियम में कितना सेल? 2 गो, तो ये 2 गो सेल हो गया। इसमें कितना सेल? 3 गो, तो 1 2 3। इसमें कितना सेल है? पोटेशियम में 4 गो सेल, तो 1 2 3 4। रुबिडियम में कितना सेल है? 5 गो, तो 1 2 3 4 5। इसको मत गिनिएगा, ये न्यूक्लियस है। ये वाला रेड वाला क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है, छोटा देख रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो देख रहे हैं ये लिथियम का 2 गो सेल, सोडियम का 3 गो, पोटेशियम का 4 गो, रुबिडियम का 5 गो। तो सेल बढ़ रहा है तो साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में क्या होता है? एटम का साइज बढ़ जाता है। पूछेगा कि अभी देखिए क्या पूछेगा इससे क्वेश्चन। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। पूछेगा कि ग्रुप 1 में सबसे बड़ा कौन एटम होता है? किसका साइज सबसे बड़ा होता है? तो सबसे देखिएगा कि सबसे निचवा कौन है? तो सबसे निचवा कौन है? फ्रेंसियम। वैसे देखिए ये रेडियो एक्टिव है, ये तो हमारे केमिस्ट्री में उतना यूज होता नहीं है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री होती है उसमें यूज होता है। तो इस सबसे बड़ा कौन होगा? फ्रेंसियम, क्योंकि इसमें 7 क्या होंगे? सेल होंगे, क्योंकि 7वां आवर्त में आता है। तो ये आपको जो ट्रिक कल बताए थे उससे, जैसे मान लीजिए पूछ दे कि बात बताओ जो तुम्हारा ग्रुप 17 का तत्व है उसमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो बताया था ना, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, वैसे जो उसके नीचे आंटी के नीचे जो भी तत्व आपको दिख रहा होगा ना वो क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो स्टेटाइन क्या हो जाएगा? उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। चीज़ समझ में आई? तो हम एटम का साइज देख लिए किस में? एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। अब हम बताए थे कि एक ही चीज़ को 2 तरह से पढ़ना है, एक तो ऊपर से नीचे आने पे वर्ग में, एक किसी फिक्स्ड आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे। एक फिक्स्ड आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या चेंज होगा उस चीज़ को देखते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट यानी किसी आवर्त में इन पीरियड
हिंदी में क्या लिखेगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पे एटम का साइज क्या होगा, जो एटम का साइज है, एटॉमिक साइज, वो क्या होगा, साइज क्या होगा। वर्ग में तो बता दिए बढ़ेगा, आवर्त में देखिए यानी पीरियड में देखिए कि क्या होता है। तो देखिए इसके लिए ना हम किसी एक पीरियड का तत्व लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में तो दो ही है, हाइड्रोजन हीलियम, मज़ा ना आएगा समझाने में। सेकेंड वाला लिखते हैं, तो सेकेंड वाला में आपको कौन कौन होगा, लिथियम, बेरिलियम हो गया, और फिर आपको बोरॉन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आई है नियॉन। इसको पता है उतना दूर क्यों रखा है नियॉन को, अभी बताते हैं। ये क्या है, सब वर्ग 2 के तत्व है, सॉरी वर्ग नहीं, आवर्त 2, आवर्त 2 के तत्व है। यानी इसमें सेल कितना होगा, सेल भी कितना होगा, 2 को होगा, सब में 2 को होगा। ठीक, देखिए हम इसमें जो भी प्रॉपर्टीज बताएंगे ना, लेफ्ट टू राइट जाने में, यानी आवर्त में हम जो भी प्रॉपर्टीज बताएंगे लेफ्ट टू राइट जाने में, तो आपको वो प्रॉपर्टीज लगेगा पता है कहाँ तक। ये 17 है ना, वर्ग 17 क्या है, वर्ग 17 का एलिमेंट है, वर्ग 17 तक ही लगेगा। ये वर्ग 18 का है, ग्रुप 18 का, इसमें नहीं लगेगा। रीज़न ये है ना कि कोई भी प्रॉपर्टीज यानी हमें ट्रेंड देखने को मिलता है ना, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मिलता है। आपको पता होगा कि ग्रुप 18 को नोबेल गैस, इनर्ट गैस कहते हैं। ये किसी से रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, बता चुके थे कल के वीडियो में। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका जो आप हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना, इसमें नहीं मिलेगा। तो हम जो भी बात करेंगे ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हमारा बात कहाँ तक रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट। यानी हम कभी भी करेंगे तो आप समझिए कि ग्रुप 17 तक का ही बात हो रहा है, 18 का नहीं। ठीक, जैसे वो नियॉन है ना, वो क्या नाम है आपको, दूसरा ही आवर्त के तत्व है। तो देखिए अब आप कहिएगा कि सर दूसरे आवर्त में है तो सेल सबका को होगा, 2 होगा। जैसे इसका बना है, इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल, और इसका भी 2 सेल, और इसका भी 2 सेल। समझिए सब बराबर ही, क्योंकि सेल तो सब में 2 ही होगा। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्लस खाली दिखा रहा है। ठीक, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, उसको मतलब है नहीं इलेक्ट्रॉन से, इसको मतलब है। आपको क्या लगेगा, एक बात बताइए क्या होगा, सेल रेडियस किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। और सेल यहाँ दूसरा आवर्त का तत्व है, तो सबका सेल सेम होगा, क्योंकि बताए ही थे। तो यहाँ रेडियस क्या होना चाहिए, रेस कीजिए, सेम होना चाहिए, नहीं होगा। अब कहिएगा अब क्यों, उतना दिन से तो पढ़ा रहे हैं कि भाई रेडियस जो है सेल पे डिपेंड करता है। यहाँ सेल सेम है फिर भी रेडियस बराबर नहीं है। तो हम आपको कहे थे ना कि वर्ग में जब मतलब सेल तो देखना है कि पहला प्रायोरिटी है कि सेल पे क्या डिपेंड करता है, रेडियस। सही है, अगर सेल बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सेल सेम है तब आप सभी जो तत्व है ना उनके एटम को बराबर नहीं कह सकते हैं कि उनका साइज भी सेम होगा। रीजन देखिए क्या है, समझिए। एक आपको चीज़ें पढ़ना है, आपको एक बात पता होगा। मान लीजिए हम इसको मान रहे हैं क्या, इस 3 को मान लीजिए हम इसको मान रहे हैं कार्बन का एटम, इसको मान लीजिए कार्बन का एटम है। ठीक, आई है नाइट्रोजन का, ये है ऑक्सीजन का, आई है फ्लोरीन का। एक को मिटा दीजिए, 3 ही 4 लिख कर समझा रहे हैं क्योंकि लाइन से 3 को है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कोई भी लिख कर समझा सकते हैं, ज़्यादा मतलब बड़ा 3 से समझिएगा समझ में आए। ये कार्बन का है तो आपको एक चीज़ पता होगा, कार्बन कितना पता है, 6 पे, यानी तो जितना संख्या उतना ही ये प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, यानी इसमें P कितना है, 6 गो। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ है फर्स्ट सेल में, 4 गो होगा आउटर मोस्ट सेल में। इस 7 पे आता है ना, तो इसमें प्रोटॉन कितना है, देखिए प्रोटॉन 6 गो है यहाँ। यहाँ जो प्रोटॉन है 7 गो है, पहला सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा सेल में 5 गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसका प्रोटॉन कितना है, 8, यानी 8 को प्लस चार्ज है, चार्ज मतलब प्रोटॉन है प्लस वाला। पहला सेल में 2 और इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका प्रोटॉन कितना होगा, 9, तो पहला में 2 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात देखिए,
सबके पहले सेल में तो पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 है। लेकिन आउटर मोस्ट सेल का बात करें ना तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, कार्बन में 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। आप एक बात देखे होंगे, जानते होंगे कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों के बीच क्या होता है, एक फोर्स काम करता है। क्योंकि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ है ना उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। सेम साइन होगा यानी सेम चार्ज होता है तो रिपल्सन होता है, चीज़ें क्या होती है, दूर जाती हैं। और सेम साइज की अगर है ना, मतलब सेम साइन है तो दूर जाएगी, और अपोजिट साइन है तो उन दोनों के बीच क्या होता है, एक मतलब फोर्स काम करता है, दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। यानी ये जो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। इधर भी सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, सब प्रोटॉन। एक बात बताइए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो फोर्स होता है ना वो अकेले नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा पेयर में होता है, अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप किसी को एक चाटी मारिएगा ना गाल पे, तो आपका हाथ जितना उसके गाल पे जितना न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, उसका गाल भी आपके हाथ पे उतना ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसलिए मामला ख़त्म। साइंस यही कहता है, होता भी है, लेकिन हमारा हाथ इसलिए सह जाता है क्योंकि इसके जो सेल होल है ना यहाँ का, स्किन मोटा है। तो फोर्स अकेले नहीं हो सकता है, जितना आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना आप पे फोर्स लगा रहा है। जैसे हम लोग क्या नाम है, अर्थ हम लोग को क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे खींची है, हम लोग भी अर्थ उतना ही फोर्स से खींचते हैं। आप किस चीज़ को धक्का दे रहे हैं जितना फोर्स है, वो भी आपको उतना ही फोर्स से क्या करता है, धक्का देता है। यानी फोर्स कभी अकेले नहीं हो सकता है। तो ये प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ही। तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो समझिए। अब बताइए, ये भी फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन भी फोर्स लगा रहा है, कौन खिंचाएगा। आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो ढकेलेगा किसी चीज़ को, नहीं तो आप ही ढकला जाइएगा ना तो वो ढकला जाता है। भले जो मतलब फोर्स लगा है ना दोनों पे, वो लगा रहा है आप पे बराबर है, आप ही लगा रहे हैं उस पर बराबर ही, लेकिन कोई एक ही ढकलाएगा। रीज़न क्या है, जो चीज़ें हल्की होती है ना वही ढकला जाती है। समझ में आया, जो भारी है वो नहीं ढकलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास से ना 2000 गुना कम होता है। सोचिए, यानी 2000 इलेक्ट्रॉन मिलाइए एक जगह, एगो प्रोटॉन अकेले उन लोग को बराबर है वजन में। तो यहाँ तो देख रहे हैं गो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सोच लीजिए कितना गुना ज़्यादा भारी है। तो इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में क्या हल्का है, क्योंकि इसका मास हम कंसीडर ही नहीं करते। आपको पता होगा कि जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को केवल जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड ही नहीं करते, क्योंकि ये इसका मास जो होता है ना बहुत कम होता है। प्रोटॉन के मास का 2000 गुना कम होता है लगभग। तो ये दोनों फोर्स तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों लगा रहे हैं, लेकिन खिंचाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या है, हल्का है। तो जो हल्का होता है वही खिंचा जाता है। आप किसी चीज़ को मान लीजिए फेंक रहे हैं, कोई क्या नाम है, या किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हैं, वो धक्का दे के आगे चला जाता है। रीज़न क्या है कि उसका वजन कम है आपसे, क्योंकि वो भी उतना ही फोर्स लगाया। आप भी ढकला सकते थे, कब, जब उसका वजन ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अर्थ को भी हम खींचते हैं, अर्थ भी हमको खींचती है, तो हम अर्थ को नहीं खींचे, अर्थ ही हमको खींच लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मास क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो प्रोटॉन इसको अपने तरफ खींचेगा। ठीक, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन खींचेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ 8 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये जो खींचने की टेंडेंसी है ना प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम पता है क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC कहेंगे। यानी जितना, अब पूछे कि कोई ENC क्या है, तो कहे हम क्या कहेंगे, यह एक टेंडेंसी है किसका, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की। तो जिसका ENC क्या नाम है, कम होगा ना, जिसका ENC कम होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी में नहीं खींचेगा, मतलब उतना जोर से नहीं खींचेगा। तो ENC अब से पूछे कोई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो क्या कीजिएगा कि एक प्रोटॉन का क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करने का, खींचने का। समझ में आया, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी ENC ज़्यादा है किसी चीज़ का,
तो एकदम जोर से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, पूरा मतलब नज़दीक ला देगा। अगर ENC कम है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो मतलब उसको नहीं उतना ज़ोर से नहीं खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर थोड़ा रहेगा, क्योंकि नहीं खिंचा पाएगा, मज़ा से आराम से घूमेगा दूर दूर। लेकिन अगर ज़्यादा ज़ोर से खींचे हैं एकदम, क्योंकि प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, और ENC ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मसल का एकदम खिंचा के नज़दीक आ जाता है। तो बात समझे, ENC क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी ENC ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा खींच देगा, कम होगा तो कम खींचेगा। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर ENC ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा खींचेगा ना, तो एटम सिकुड़ के क्या हो जाएगा, छोटा। एटम क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा, यानी उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ENC कम हुआ यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो फ्री छोड़ देगा, नहीं खींचेगा, यानी दूर दूर घूमेगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो हमारा साइज होता है ना, कौन साइज, एटम का, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ENC के। ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी अगर किसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि जो ये साइज होता है ना एटम का, ये क्या करता है, ENC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, अच्छा ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, ई घटेगा तो ई बढ़ जाएगा। यानी ENC ज़्यादा है यानी ज़्यादा जोर से खींच रहा है तो एटम का साइज क्या हो गया, कम, यानी ENC बढ़ा तो एटम का साइज कम हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या समझिए, देखिए मान लीजिए कि 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसको खींच के ना, देखिए ये कोई जगह नहीं होता है, ये कोई जगह नहीं होता है, यानी जो साइज होता है ना वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ENC के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ठीक, अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC कैसे बढ़ता है, तो देखिए यहाँ 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 8 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि ENC बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी एक एक क्या हुआ है, बढ़ गया। ऐसा नहीं है, आप एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, यानी बढ़ रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो जो ENC होती है ना बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। यानी यहाँ जो 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन पे जो जितना फोर्स से खींच रहा था ना, उससे बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को, उससे कहीं ज़्यादा फोर्स से खींचेगा कौन, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को। यानी ENC क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यानी खींचने की जो टेंडेंसी है ना बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हम एक बात समझे कि अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो ENC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ENC बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एटम को ना, मतलब ये जो सेल यहाँ था ना, ये सेल कोई जगह नहीं होता है, या मतलब जहाँ घूमता है उसी को मान लेते हैं कि उसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो ये पहले इसे यहाँ घूम रहा था ना, यहाँ इसको पता है क्या करेगा, कहेगा चल आ, नहीं आप पास में आ, बहुत घूम लिया, इधर आ नज़दीक, यहाँ से खसका के ला लेगा एकदम, यहाँ कहेगा चल अब यहाँ घूम, बहुत दूर दूर घूम लिया। इससे आगे बढ़िएगा ना तो इसका और बढ़ेगा तो ये और सटा देगा, और सटा के देगा। यानी जो ये आउटर मोस्ट सेल है ना, देखिए कम होगा ये भी, लेकिन हम मतलब जो ये सेल भी क्या होगा, इसके नज़दीक जाएगा। लेकिन हम इस सेल का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेडियस है ना वो कैलकुलेट होता है आउटर मोस्ट सेल से। तो ये जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटम जो है ना और खींचे, फोर्स से खींच के इसको एकदम सटाते आएगा, एकदम पास में कर देगा। यानी अब पता है क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए कार्बन का है इतना बड़ा, ठीक, तो ये नाइट्रोजन होगा उससे छोटा, ये ऑक्सीजन होगा उससे छोटा, आई फ्लोरीन होगा सबसे छोटा। सेल उतना ही रहेंगे, देखिए सेल उतना ही है, सेल उतना ही है, सेल उतना ही है, सेल उतना ही है, लेकिन क्या हुआ है सेल का, यानी रेडियस कम हो गया, यानी सेल क्या हुआ है, नज़दीक आ गया है। क्यों नज़दीक आया, क्योंकि ENC बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो आप एक बात देख रहे हैं
आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ है, नज़दीक, और आउटर मोस्ट सेल नज़दीक हुआ तो रेडियस भी क्या हो गया, घट गया। यानी अगर ईएनसी बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो और जोर से खींच के नज़दीक ला लेगा। तो एक बात हम ये भी लिख सकते हैं कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ईएनसी के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। यानी अगर ईएनसी बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, तो फोर्स बढ़ेगा तो खींच के नज़दीक कर देगा, यानी रेडियस क्या कर देगा, छोटा। तो ही बढ़ा तो ही घट गया, इसी को नहीं व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। एक और इतना चीज़ समझ में आया। एक तो बात आप समझिए कि भाई अगर हम अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ईएनसी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेल तो उतना ही रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो साइज क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि देखिए ईएनसी बढ़ा तो रेडियस कम हुआ। ईएनसी किस पे, रेडियस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ईएनसी पे। ठीक, यहाँ तो डायरेक्ट हम लिख दिए कि साइज ईएनसी पे डिपेंड करेगा। आप एक बात बताइए कि ये जो ईएनसी है, ईएनसी बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है। ठीक, और रेडियस घटेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो साइज होता है ना वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। समझ में आया? तो हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ईएनसी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे रेडियस क्या होता है, घट जाता है। रेडियस घट गया तो साइज क्या हो गया, घट गया। तो आप याद रखिएगा क्या कि किसी लेफ्ट टू राइट जाने पे इन पीरियड क्या होता है, एटॉमिक जो साइज होता है ना वो क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो इसका प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस बहुत जोर से खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन को, सिकुड़ा सिकुड़ा कर नज़दीक ला लेता है। देखिए एक ही चीज़ को इतना बार बोल दे रहा है क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाए, याद हो जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ये वीडियो बस लंबा हुआ है एटॉमिक साइज वाला, इसके बाद से जो 6 प्रॉपर्टीज है ना एकदम आसानी से याद होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से देखिए तो हम समझ गया कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। कहाँ तक घटेगा अभी बताएं कि हमारा जो काम धाम होगा ना ग्रुप 17 तक, कहाँ तक, वर्ग 17 तक, यानी 17 ही तक घटेगा। 18 पे मत सोचिएगा क्योंकि 18 का साफ अलग होता है। तो ये समझ में आया? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, बेरिलियम बड़ा होगा, सॉरी लिथियम बड़ा होगा, बेरिलियम से बेरिलियम बड़ा होगा, बोरॉन से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड आवर्त में सबसे बड़ा तत्व कौन है, लिथियम, और सबसे छोटा तत्व कौन है, फ्लोरीन। क्योंकि हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे रेडियस घटती है, रेडियस घटेगी तो साइज घट जाएगी। यानी सबसे छोटा कौन हो गया भाई, फ्लोरीन। अब एक इसका माजरा समझाते हैं नियोन का। आपको हम बताएं कि हम कोई भी चीज़ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ग्रुप 17 तक ही लगेगा। रीज़न ये है ना कि ये केमिकली रिएक्ट ही नहीं करता है। केमिकल रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका प्रॉपर्टीज जानना मुश्किल है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि एनी, हिंदी में लिख देते हैं, किसी भी आवर्त में नोबेल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। यानी फ्लोरीन तक तो घट रहा था, ये भी नियोन ना दूसरे आवर्त का तत्व है, तो ये जो नियोन होगा ना इस सबसे बड़ा हो गया। यानी इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, नियोन। देखिए भले सबसे लास्ट में, लेकिन लिथियम से भी सबसे बड़ा हो गया नियोन। तो हम यही कह रहे थे कि किसी आवर्त में ना 17 तक तो घटेगा। अब देखिए एक आवर्त को बताया सब में वही रूल लगेगा, एक वर्ग का बताया सभी वर्ग में वही रूल लगेगा, लेकिन ये घटेगा कहाँ तक, ग्रुप 17 तक। जैसे ग्रुप 18 में एंट्री मारे नियोन में, क्योंकि दूसरे आवर्त में नियोन आता है, तो नियोन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं पूछ दिया ना कि ग्रुप बताइए निम्न में से कौन सबसे मतलब बड़ा एटम का साइज है, तो ग्रुप अगर सेकंड है ना, अगर उसमें होगा क्या नाम है ऐसा कौन, इनर्ट गैस, तो आप क्या कीजिएगा, इसी को सही मारिए। क्यों आवर्त में, क्योंकि यहाँ तक तो घटता है 17 तक, लेकिन 18वां 100 से बड़ा होता है इससे। आप अच्छे अच्छे बुक में आपके पास होगा, जो अच्छे अच्छे बुक है उसमें गलती लिखा है ये सारी चीज़ कि क्या होता है, एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे ना घटता है और सबसे छोटा हो जाता है नियोन, लेकिन नहीं सबसे बड़ा होता है।
ये बात सही है कि इसमें भी अगर ग्रुप 18 में भी ना ऊपर से नीचे आएंगे तो जो सबसे नीचे वाला रेड ऑन है वो बड़ा होगा, क्योंकि सेल हम क्या बोले हैं, पहला फैक्टर क्या है, सेल। यानी अगर उसमें सेल अलग चेंज हो रहा है, सेल बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ जाएगा, कोई चीज़ नहीं सोचता है। ईएनसी सोचना ही नहीं है, क्योंकि ईएनसी सेकंड फैक्टर है। ईएनसी क्या करेगा, थोड़ा सा खसकाएगा, वो भी लास्ट वाले सेल को। जब सेल ही बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ना ही है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बस सेल से काम चलेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट गए तो सेल सेम होता है ना। तो यहाँ हम किस चीज़ से साइज ज्ञात करते हैं, ईएनसी से, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक दो लाइन और बोल के चीज़ें हम क्या करते हैं, पूरे आज के लेक्चर को कंक्लूड कर देते हैं। हम बात कर रहे थे एटॉमिक साइज क्या। एटॉमिक साइज किस बात पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक साइज डिपेंड करता है आपको एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है। यानी किसी का, और एटॉमिक रेडियस किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल पे। यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो एटम का रेडियस बढ़ेगा, एटम का रेडियस बढ़ेगा तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो वर्ग में क्या होता है ना कि जो सेल का संख्या है वो बढ़ते जाता है, इसलिए एटम का साइज भी क्या होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। लेकिन बात करें किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी बाएं से दाएं जाने पे, सेल तो दो ही रहता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, यानी प्रोटॉन जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो बढ़ने लगता है। वो क्या होता है, आपको बढ़ने लगता है, और वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के नज़दीक लाएगा, जिससे साइज क्या होती है, रेडियस छोटा होगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, साइज घटता है। कहाँ तक, ग्रुप 17 तक। ग्रुप 18 पर मत जाइएगा, ग्रुप 18 उस आवर्त का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक। तो ये साइज का जो फंडा है वो आपको समझ में आएगा। बाकी जो 6 हुए ना, वो अब इसी के बदौलत वो निकलेगा, इसी पे सब डिपेंड है। तो ये आपको समझ में आएगा तो वो 100% समझ में आएगी। अगर आपको पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है क्योंकि चीज़ें हम नहीं चाहते रटा हुआ चीज़ क्योंकि ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। ये सब पढ़ाया हुआ मतलब क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, तो ये चीज़ें आप किसी को समझाने में भी सहायता है और लॉन्ग टाइम याद रहेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सेटअप तैयार करो, रिकॉर्डिंग करो, कभी रिकॉर्डिंग करते वक्त लाइट चली जाती है, फिर उसको एडिट करो, एडिट करने के बाद टैग लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, सारा चीज़ क्या होता है। फिर अपलोडिंग में समय झंझट, क्योंकि एक वीडियो 4-4 GB 5-5 GB की हो जाती है, तो थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए कुछ फ़र्ज आपका भी बनता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना।